Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Nimra Zafar and in today's lecture I am going to dissect and critically analyze the recent 26th Constitutional Amendment 2024. जो अभी 26th Constitutional Amendment हुई है, ये अमेंडमेंट सबसे पहले सेनेट में पास हुई है 20th अक्टूबर 2024 को। उसके बाद नेशनल असेंबली से पास हुई है 21st अक्टूबर 2024 को। और ये जो प्रोसीजर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको देखने से पहले ये ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चेंजिंग कैसे की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है। उसके लिए आर्टिकल 239 है, इसमें मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। अब 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली किस बारे में है, पर्टिकुलरली अगर हम उसको देखें तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग में, पर्टिकुलरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। अब इसमें मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, ये मेजर चेंजेस किन किन एरियाज में आए हैं, वो है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स। वन बाय वन हम जो है इसके अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट द इम्पॉर्टेंट, ओनली द इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है। 20 पूरा ये जो ड्राफ्ट है, ये जो एक्ट है 26th अमेंडमेंट का, इसमें 27 टोटल अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स में। और लेकिन उसका जो मेजर पोर्शन है, ये जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, वो कौन सा है, ये जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस लेक्चर में, जो कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसमें चेंजेस लाए गए हैं, और जुडिशरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी फंक्शनिंग है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसके बारे में है। और साथ ही साथ वन बाय वन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम लास्ट पे ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे जो है इफेक्ट करती है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को, रूल ऑफ लॉ को, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को, और ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, आया कि पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हम देखेंगे, और इसके ऊपर एक जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अब आते हैं सबसे पहली जो अमेंडमेंट है, जो वन ऑफ द मोस्ट, सबसे पहले जो हम अमेंडमेंट देखेंगे वो है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। के पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट कैसे होती थी, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कैसे अपॉइंट होता है, और उसकी जो टर्म है ऑफिस होल्ड करने की, वो कितने साल तक वो चीफ जस्टिस रहेगा, और कौन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब सिलेक्ट करेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो है मोस्ट सीनियर जज जो होता था सुप्रीम कोर्ट का, आफ्टर रिटायरिंग चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे होते थे उसके बाद जो सीनियरिटी प्रिंसिपल पहले अप्लाई होता था, सीनियरिटी में जो सबसे ज्यादा ऊपर होते थे, सीनियर होते थे, वो जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट कर दिए जाते थे। अब जो है नए चीफ जस्टिस जो अभी रिसेंटली हमारे अपॉइंट हुए हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, वो अकॉर्डिंग टू द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही अपॉइंट हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट होते हैं वो कैसे होंगे, उसके लिए अब स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है, ठीक है। उसके 12 मेंबर्स हैं। स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट करेगी अमंग द 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनमें से उसे सिलेक्ट किया जाएगा। 12 मेंबर्स होंगे इस कमेटी के, और इन 12 मेंबर्स में से 8 जो है वो नेशनल असेंबली से होंगे, और 4 मेंबर्स जो है वो सेनेट से होंगे। इट्स मीन के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो टोटली कौन उसको जो है वो सिलेक्ट करेगा, वो पार्लियामेंट के ऊपर जो है ये बात चली गई है। पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ये चीज ले ली है कि हम जो है अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, और इन मेंबर्स में से 2/3 मेजोरिटी की जो वोट है वो होना जरूरी है किसी एक के हक में। 2/3 मेजोरिटी किसी एक के हक में अगर वोट कर देती है तो उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और अगर जो है वो कोई असेंबली, सेनेट या नेशनल असेंबली में से कोई असेंबली जो है वो अगर डिसॉल्व होती है, तो फिर जो टोटल मेंबरशिप है 12 मेंबर्स, वो दूसरी असेंबली में से जो है दूसरे हाउस में से उसको 12 मेंबर्स की ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको बनाया जाएगा।
अब क्या होगा, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये क्या करेगी कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं, जैसे अगर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट होना था। अगर पुरानी अमेंडमेंट आने से पहले वाले प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ है, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई 12 मेंबर्स की। नेशनल असेंबली में से 8 मेंबर्स थे, सेनेट में से 4 मेंबर्स थे। 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो थे रिटायरिंग चीफ जस्टिस के बाद, उनके नाम नॉमिनेट किए गए। लेकिन उसके लिए कोई जो है फिक्स क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया गया कि किसके अकॉर्डिंग जो है, क्राइटेरिया क्या है चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करने का। तो 3 जो है वो जजेस, मोस्ट सीनियर जजेस, उनको नॉमिनेट किया गया और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया गया। और अब आ जाते हैं हम इनकी टर्म ऑफ ऑफिस पे कि कितनी देर के लिए चीफ जस्टिस जो है वो ऑफिस होल्ड करेगा। तो इनकी टर्म को फिक्स कर दिया गया है कि 3 साल के अरसे के लिए जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा। आर्टिकल 179 की अमेंडमेंट है ये। और इनकी, लेकिन इनकी रिटायरिंग एज फिर भी 65 ही होगी। अब इस बात का क्या मतलब है कि रिटायरिंग एज 65 है लेकिन उनकी टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 3 इयर्स फिक्स कर दी गई है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो 64 ईयर्स की एज में भी कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है तो 65 ईयर्स रिटायरिंग एज है, उसको 3 ईयर्स का अरसा नहीं मिलेगा। फिक्स टर्म 3 ईयर्स की उनके लिए कि फॉर एग्जांपल अगर 60 ईयर्स की एज में कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है तो वो 63 ईयर्स की एज में हर सूरत रिटायर हो जाएगा। फिर ये 65 ईयर्स की एज वाला जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई नहीं होगा। रिटायरिंग एज 65 ही होगी, लेकिन अगर उससे पहले उसकी टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल की पूरी हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। और अगर कोई चीफ जस्टिस जो है वो 63, 64 या 65 ईयर्स की एज में जो है वो 64 ईयर्स की एज में चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं तो फिर हर सूरत 65 ईयर्स की एज में वो रिटायर हो जाएंगे। फिर उनके ऊपर 3 ईयर्स वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। ये था चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीका कि उसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी अब बनाई जाएगी जिसमें टोटल मेंबरशिप जो है 12 मेंबर्स होंगे। टोटल मेंबरशिप जो है इसमें वो किसकी होगी, नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स की होगी। मतलब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट अब टोटली जो है वो किन के हाथ में चली गई, पार्लियामेंट के हाथ में चली गई है। तो इसमें जो इन्फ्लुएंस है पार्लियामेंट का वो बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट इसके इम्प्लीकेशंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब आ जाते हैं हम दूसरी अमेंडमेंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन को चेंज किया गया है। मेंबर्स की तादाद को बढ़ा दिया गया है और उसमें पार्लियामेंटेरियंस की तादाद जो है उसमें नेशनल असेंबली और सेनेट में से जो लोग हैं उनको ऐड किया गया है। और ये जो अमेंडमेंट हुई है ये आर्टिकल 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पर्पज है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस लिए होता है, जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। ठीक है, तो अमेंडमेंट आने से पहले क्या था, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तादाद थी वो मेजोरिटी में थी, मतलब ज्यादा जजेस थे उसके अंदर ना जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और अब जो है अमेंडमेंट आई है तो इसके अंदर माइनॉरिटी में चले गए हैं जजेस की तादाद कम हो गई है और बाकी मेंबर्स की तादाद ज्यादा हो गई है। जैसे अब इसके अंदर किन मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है, सिर्फ ये नहीं है, इनको इंक्लूड किया गया है। अमेंडमेंट से पहले जो मेंबर्स थे वो भी हैं और इनमें इंक्लूड कर दिया गया है इन मेंबर्स को। कौन से, 2 नेशनल असेंबली से मेंबर्स ऐड हुए हैं, 2 सेनेट से मेंबर्स ऐड हुए हैं, एक वुमेन होगी या फिर कोई नॉन मुस्लिम होगा जिसको स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो नॉमिनेट करेंगे टू बी अ मेंबर ऑफ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मेंबर्स की तादाद है और हाई कोर्ट के लिए अलग से है, तो उनमें जो है वो इन मेंबर्स को ऐड अप कर दिया गया है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट जो है वो हुई थी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन में और इसमें मेंबर्स की तादाद को बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जांपल अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कमीशन के जो मेंबर्स की तादाद थी पहले वो कितनी थी, 8 थी। अब उसमें 5 इन मेंबर्स की का इजाफा हो गया है तो इसकी तादाद कितनी हो गई है, 13 हो गई है। अब आउट ऑफ 13 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आउट ऑफ 13 मेंबर सिर्फ 5 जो है वो जजेस होंगे और बाकी 5 ये मेंबर्स हैं और 3
अलग से हैं, जिनमें प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है जो मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ शामिल है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान शामिल है, या ऐसे कोई जज जो जिन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस की हो, सीनियर एडवोकेट होने चाहिए, जिनको पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो नॉमिनेट करेगी। तो 13 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होंगे, और इसी तरह हाई कोर्ट के लिए भी जितनी तादाद पहले मेंशन की गई थी उनमें इन 5 मेंबर्स का इजाफा कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है कोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं उनके बारे में, उनमें क्या चेंज आया है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है कोर्ट की। सबसे पहले तो जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए हैं वो क्या है, आर्टिकल 191 ए सुप्रीम कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 202 ए हाई कोर्ट के लिए है। आर्टिकल 191 ए के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो पहले से मौजूद है अब वो सिर्फ सिविल और क्रिमिनल नेचर के जो केसेस हैं वो सुनेगी, और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के जो केसेस हैं उसके लिए आर्टिकल 191 ए के अकॉर्डिंग अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुनेगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसमें जो पेंडेंसी ऑफ सूट्स है या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जितना बर्डन है वो खत्म हो जाएगा, और अलग अलग जो कोर्ट्स हैं वो अलग अलग अपने मैटर्स को देखेंगी। सुप्रीम कोर्ट जो अब मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल और सिविल मैटर्स को देखेगी, और जो अलग से बेंच तश्कील किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेगा। अब हाई कोर्ट की अगर बात करें तो सेम एज इट इज फॉर हाई कोर्ट, 202 ए आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हाई कोर्ट के हर सूबे में अलग अलग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। हाई कोर्ट जो है जो मेन उसका प्रिंसिपल सीट होगी वो सिर्फ क्रिमिनल और सिविल मैटर्स को देखेगी, और बाकी जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के केसेस को देखेंगे। ये जैसे जो रिट जुरिस्डिक्शन की पावर हाई कोर्ट के पास थी आर्टिकल 199 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी ट्रांसफर कर दी जाएगी किनको, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को। और जो ऑलरेडी केस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के या हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट है, वो उनके कंसर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनको केस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसके बाद जो मेजर एक अमेंडमेंट हुई है वो हुई है आर्टिकल 184(3), उसका जो क्लॉज 3 है उसमें हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो पावर जो है वो दी गई थी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट जहां पर किसी का इन्फ्रिंज हो रहा है या कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पावर को यूज करते हुए क्या कर सकती है, खुद से उस पर एक्शन ले सकती है, खुद से प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, ये सो मोटो की पावर थी जो कि अब वापस ले ली गई है, खत्म कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि खुद से वो किसी केस में जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई केस हो तो उसमें प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे। अब क्या होगा कि जो एप्लीकेशंस उनके पास आएंगी, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, जो एप्लीकेशंस जो मैटर्स उनके पास लाए जाएंगे वो सिर्फ उन्हीं को एडजुडिकेट कर सकती हैं, उसके अलावा खुद से किसी के ऊपर कोई भी किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट कर सकती, ना उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल नेचर के जो केसेस हैं उनको अब डील करेगी, और हाई कोर्ट जो है वो अपने तौर पे सिविल और क्रिमिनल नेचर के जो केसेस हैं उनको डील करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के केसेस के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। नेक्स्ट अमेंडमेंट है रिमूवल ऑन ग्राउंड ऑफ इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का जो वर्ड है वो आर्टिकल 209 है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ठीक है, तो उसके अंदर जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है क्या। ये एक ऐसी बॉडी है जिसके जो जजेस को के रिमूवल जो है उसके लिए बनाई गई है कि जजेस को इन कैपेसिटी की बेस पे या मिसकंडक्ट की बेस पे जो है वो रिमूव किया जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, अब यहाँ पर इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट, बिफोर अमेंडमेंट क्या था, ग्राउंड्स क्या थे जजेस के रिमूवल के, वो सिर्फ 2 ग्राउंड्स थे। इनकैपेसिटी मतलब वो मेंटली अनस्टेबल है, अनसाउंड माइंड का है, या कोई और इनकैपेसिटी होती है जो वो परफॉर्म नहीं कर सकता अपनी ड्यूटी, या माजूर हो गया है, या कोई भी मसला हो गया है। दूसरा था मिसकंडक्ट। अब तीसरा, इसके अंदर एक वर्ड, तीसरा ग्राउंड जो है वो शामिल किया गया है इनएफिशिएंसी। ये इंक्लूड कर दिया गया है कि इनएफिशिएंसी की बेस के ऊपर जो है वो रिमूवल होगा।
किनका, जजेस का। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की जाएगी, हर साल जो है वो जजेस की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की जाएगी और इनएफिशिएंसी की बेस के ऊपर भी उनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इनएफिशिएंसी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो अमेंडमेंट के साथ नहीं आई। कोई जो है वो नहीं पता कि इनएफिशिएंसी की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट अब क्या होगा, हर साल जो है वो जजेस की, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी इवेल्युएशन की जाएगी, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की जाएगी और इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर, इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट या इनएफिशिएंसी, इनमें से किसी ग्राउंड के ऊपर भी उनको रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले तो उनकी इंक्वायरी होगी। अब ये क्या हो सकता है, ये खुद से भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खुद से भी वो नोटिस ले सकती है या जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी भी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो नेम जो है वो आगे सजेस्ट किए जा सकते हैं कि इस पर्सन को जो है वो रिमूव किया जाए इस ग्राउंड पे। और इसका डिस्पोजल, इसकी इंक्वायरी का जो फैसला है वो हर सूरत जो है वो 6 मंथ के अंदर इसको खत्म किया जाएगा और उसके बाद जो है इसको रिमूव कर दिया जाएगा, जो जज भी डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। अब इसका अगर हम थोड़ा इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो ये आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, इसकी भी वायलेशन है और आर्टिकल 14 जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसकी भी ये जो है वो वायलेशन है कि हर पर्सन को जो है वो हक देना चाहिए। अब इन एफिशिएंसी का यहाँ पर कोई प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसकी नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है आर्टिकल 9A को इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि है राइट ऑफ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। तो ये एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स द रिड्रेसल ऑफ इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है वो है आर्टिकल 38 में, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का आर्टिकल है, रिबा के मुतालिक आई है, सूद के मुतालिक। पहले उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए थे वो था कि एलिमिनेट किया जाए, खत्म किया जाए सूद के निज़ाम को एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल का वर्ड यूज हुआ था। लेकिन अब जो एक अच्छी इसमें बात है, अमेंडमेंट आई है, वो आई है कि एलिमिनेट रिबा कंप्लीटली बिफोर 1 जनवरी 2028, कि 1 जनवरी 2028 से पहले पहले रिबा को, मतलब सूद का जो निज़ाम है उसको टोटली एलिमिनेट किया जाए कंट्री से, उसको टोटली ख़त्म किया जाए। तो ये दो जो है ये अच्छे स्टेप्स हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और इसके बाद अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं, इसके थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं कि जितनी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप अमेंडमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को अलग से बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करने के लिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के जो केसेस थे उनको भी डील करते थे, वो कम हो जाएगा और जो रिड्रेसल है सूट्स का या केसेस का वो स्पीडी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 38 में जो रिबा को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का बोला गया है बिफोर 1 जनवरी 2028, ये एक अच्छा स्टेप है। आर्टिकल 9A जो है क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट, उसको प्रमोट किया गया है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे क्लाइमेट चेंज जो है उसको इश्यूज को रिड्रेस किया जाएगा, उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद अपॉइंटमेंट है जो चीफ जस्टिस की, वो पहले होती थी सीनियरिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे कि जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द रिटायरिंग चीफ जस्टिस। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक कमेटी तश्कील दी गई है, तो इसका कमेटी तश्कील देने का और 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से एक को सिलेक्ट करने का जो एक प्लस पॉइंट है, अगर ये कामयाब हो जाए तो फिर ये इसका प्लस पॉइंट है कि अब सीनियरिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मेरिट पर होगा, काबिलियत देखी जाएगी कि इन तीनों में से कौन ज्यादा काबिल है, ये किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, सुओ मोटो पावर जो है वो वापस ले ली गई, सुओ मोटो पावर खत्म कर दी गई कि खुद से जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते, किसी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में कोई भी खुद से एक्शन नहीं ले सकते। तो इसका फायदा क्या है कि जो जुडिशियल ओवररीच है, जरूरत से ज्यादा, हद से बढ़ जाना, लिमिट क्रॉस कर लेना अपने फैसलों में, इससे बचा जा सकता है। उसके अलावा इंटरफेरेंस नहीं होगी किसी भी किस्म के एग्जीक्यूटिव मैटर्स में। उसके बाद आ जाते हैं चीफ जस्टिस की जो 3 इयर्स की टर्म को फिक्स कर दिया गया है,
कि रिटायरिंग एज 65 ईयर्स ही होगी, लेकिन अगर उससे पहले उसकी 3 ईयर्स की टर्म पूरी हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि नए नए आइडियाज जो हैं वो फ्लरिश होंगे, नए चीफ जस्टिस आएंगे, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स को आने का जो है सामने आने का मौका मिलेगा, फ्रीक्वेंट चेंज आएगा, और हो सकता है इससे हमारी जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के से उसमें हमें बेनिफिट हो। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में अब इसमें अगर हम क्रिटिकली इसको देखें थोड़ा सा, तो इनएफिशिएंसी का जो 209 आर्टिकल में वर्ड इंक्लूड किया गया है, ग्राउंड जो एक इनएफिशिएंसी का नया एडअप किया गया है फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस। तो अब ये अगर ये इनएफिशिएंसी की, वैसे तो उसमें कोई डेफिनेशन नहीं बताई हुई, लेकिन अगर ये अमेंडमेंट जो है वो कारआमद साबित हुई तो इस परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का फायदा ये होगा कि चेक एंड बैलेंस जो है वो जजेस के ऊपर रहेगा। हर साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगी, और जो है वो जो किसी ग्राउंड की बेस पे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कुछ देख लेते हैं 26 अमेंडमेंट के। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस बाय जो इसकी एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी 12 मेंबर्स की बनाई गई है, और उसके अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट अब से हुआ करेगी। तो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट मेंबर्स हैं सारे, कौन से, 8 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं और 4 सेनेट के मेंबर्स हैं। तो अब ये इन मेंबर्स के होने का मतलब ये है कि अब जुडिशरी के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसका मतलब इन्फ्लुएंस होगा जुडिशरी के ऊपर कि चीफ जस्टिस ही जब आप जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट अपॉइंट कर रही है, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का तो अलग अलग सेपरेशन ऑफ पार्ट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी ज्यादा, अपनी मर्जी के जो बंदे हैं उनको आगे लेकर आया जाएगा, उसे चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जैसे है उनमें भी तादाद बढ़ा दी गई है। नेशनल असेंबली के, सेनेट के 2 मेंबर्स होंगे, 2 नेशनल असेंबली के होंगे, इनकी तादाद बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से जजेस की तादाद जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो माइनॉरिटी में चली गई है, और पार्लियामेंटेरियंस के आने की वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें ज्यादा हो रही है, और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है ना, सबसे पहले तो वो एट स्टेक है। सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के 3 एस्पेक्ट्स हैं जिससे इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नजर आती है। वो 3 एस्पेक्ट कौन से हैं? सबसे पहले तो जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस इन जुडिशियल मैटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट ही जब पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं, पूरी इंटरफेरेंस हो रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर। दूसरा, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल है जज या नहीं है ये तो बात की बात है। तीसरी बात, उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट कैसे दी जाएगी, जब ऑल ओवर अगर हम देखें तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, स्पेशली जुडिशियल जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जुडिशरी अलग है, जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के मामला में जुडिशरी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट का जो मसला है, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आती है, जिससे सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी फर्क पड़ा है। उसके बाद सो मोटो पावर जो ले ली गई है, जहां पर उसका फायदा है, जुडिशियल ओवररीच को प्रिवेंट करता है वो, वहीं पर यहाँ पर जुडिशरी की जो एबिलिटी है उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी गई है कि वो अर्जेंट सोशल इश्यूज को एड्रेस ना करें। यहाँ पर जुडिशरी की एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है सो मोटो पावर को वापस लेने से। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.